तो सबसे पहले मैं प्रोफेसर उज्ज्वल चौधरी, जिनका अपना एक लंबा अनुभव मीडिया के साथ रहा और शिक्षा व्यवस्था के साथ रहा, युवाओं के साथ रहा। मेरा पहला परिचय जब वो सिम्बायोसिस में थे। उसके बाद न जाने कितने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय अकादमिक संस्थाओं से उनका जुड़ाव रहा। कुछ समय तक उन्होंने अमेरिका में भी काम किया और फिलहाल आप कलकत्ता में टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी वहाँ के प्रो वाइस चांसलर हैं। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आपका जो ये सारा एक्सपीरियंस रहा, आप स्वयं जंतर मंतर गए, आपने कोलकाता में विद्यार्थियों के विरोध को देखा, आपने इन सारे मुद्दों पर धर्मेंद्र प्रधान के इवन इस्तीफे को लेकर के आज ही आपका एक विस्तृत राइटअप भी छपा है। तो इन सारे मुद्दों को कहीं न कहीं आप इन पर अपने विचार देते रहे हैं, टीवी चैनलों के माध्यम से अपने बात कही है। तो आप इस सारी जो हमारी कवरेज हुई है या सोशल मीडिया का जो रोल रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं प्रोफेसर उज्ज्वल चौधरी? आज का ये जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही टाइमली विषय है, नो डाउट। क्योंकि मेरे हिसाब से अब हमारा जो मेन स्ट्रीम लिगेसी मीडिया है उसको तो एक तरह से तमाचा लगा है। तो इस जगह में खड़े होकर मैं अगर जो 2 दिन में गया था जंतर मंतर, उस 2 दिन के एक्सपीरियंस बाद में मैं कलकत्ता में जो बड़ा सा एक रैली हुआ था, बहुत बड़ा रैली, उसमें भी था। तो इन दोनों इन एक्सपीरियंस के बेसिस में कह सकता हूँ कि जंतर मंतर मैंने जो देखा है, शुरुआत में उन्हें तो हम जानते ही हैं, शुरुआत में उन्हें बहुत ज्यादा मीडिया में तवज्जो नहीं मिला, एंड दैट्स व्हाई दे themselves created a sort of newsroom। मतलब प्रोटेस्ट साइट में एक तरह का न्यूज रूम बन गया था। और 3 वॉलंटियर्स जो मैंने बात किया था, फैजान, क्षितिज और विक्की, ये 3 स्पोक्समैन तो रांका और सौरभ दास थे, सब जानते हैं, लेकिन ये 3 बहुत तरीके से, बड़े तरीके से, बट इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर, कोऑर्डिनेटेड मैनर, दे वर द रेगुलर विजुअल क्रॉनिकलर्स। वो विजुअल को कलेक्ट कर रहे थे और बहुत सारे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को मदद कर रहे थे। उन लोगों ने टीम में डिवाइड किया है, रिसर्च, स्पोक्स पर्सन, मीडिया, प्लेटफॉर्म, हर एक लेवल पे डिवाइड किया है। इसमें विजेता दहिया भी बीच में आ गए थे, बाद में उनका अलग हटना हुआ, वो अलग बात है। तो वहीं बैठ के हमने देखा कि छोटा सा न्यूज डेस्क इन्होंने बनाया, जहां से अनाउंसमेंट्स, करेक्शंस, डिमांड्स, वेरीफाइड अपडेट्स आ रहे थे, और एक लाइव ब्रॉडकास्ट यूनिट था, कंटिन्यूअस इंस्टाग्राम लाइव, यूट्यूब स्ट्रीमिंग और रैपिड अपलोड, जो लोग देख रहे हैं उसके रैपिड अपलोड विटनेस फुटेज का, आई विटनेस फुटेज का हो रहा था। एक मोबिलाइजेशन नेटवर्क था जो लोकेशन, टाइम, ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे थे। जैसा जिस तरह से उन लोगों ने छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप्स में कम्युनिकेशन कर रहे थे, वो भी था। एक एविडेंस आर्काइव बनाया था उन्होंने, पुलिस एक्शन, मेडिकल क्लेम्स, स्पीचेस, नेगोशिएशंस, ये सब का, जिससे कि बाद में इसका व्यवहार हो सके। फैक्ट चेकिंग ट्रिगर, बहुत सारे डिस्प्यूटेड क्लिप्स जो थे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के द्वारा, बूम और ऑल्ट चेक के लोग के द्वारा भी फैक्ट चेकिंग हुआ था, इसका भी रिकॉर्डिंग हो रहा था। और एक लीडरशिप चैनल, कौन ऑर्गेनाइजर डायरेक्टली बात कर सकते हैं, उस पे एक वो था। तो मोटा मोटी जो हमने देखा है वहां पे, फर्स्ट पॉइंट में ये रखूंगा, फोन का कैमरा, खुद ही एक न्यूज डेस्क, खुद ही एक ब्रॉडकास्ट यूनिट, एक आर्काइव और एक शील्ड अगेंस्ट इरेजर, ये मिट न जाए, लोग भूल न जाए, उसका एक तरीके का, क्या कहते हैं, सिंबल हो चुका था। दूसरा पॉइंट जो मैं कहूंगा, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, समधीस बोलिए, मुझे 2 जन ने मेरे प्रेजेंस के टाइम में भी मेरे से बातचीत की, छोटा छोटा इंटरव्यू लिया। एक है वो शर्मा, जो एनडीटीवी से निकल के अब इंडिपेंडेंट काम करते हैं, एसएस चैनल बोलते हैं, शरद शर्मा, और दूसरा है अंजुम, अजित अंजुम। ये दोनों ने बात किया, मैंने देखा सामने के क्रिएट्स उसको काम करते हुए देखा, समधीस को काम करते हुए देखा, पिंच, न्यूज पिंच, अभिनव पांडे को काम करते हुए देखा। तो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट एक तरह का रिले स्टेशन, और एक आपस में इनकी कोई कंपटीशन नहीं थी, एक दूसरे को बहुत कुछ बता भी रहे थे। मैंने सुना है, मैं देखा नहीं, रवीश कुमार वहां गए थे, आकाश बनर्जी गए थे, मैंने उनके वीडियोस देखे हैं, अभिषेक शर्मा भी गए थे, तो ये तो वेल नोन थे। लेकिन इसमें जो नए चीज जो देखा कि इस बार बहुत सारे नए लोग, श्याम मीरा शर्मा जो द स्ट्राइक बोल के चैनल करते हैं, शरद शर्मा तो वेल नोन है, लेकिन कुछ नए लोग देखे। मैंने न्यूज पिंच को भी एक तरह से मैंने पहली बार देखा है, न्यूज पिंच, अभिनव पांडे, मॉलिटिक्स, ये ग्रुप ने भी काफी अच्छा काम किया। तो इनके 4 कनेक्टेड फंक्शंस हमने देखे। एक, कंटिन्यूटी, मतलब एक स्टोरी से दूसरा स्टोरी
कंटिन्यूटी था, और आपस 5-6 जन को अगर आप देखते रहो तो पूरी पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। टेलीविजन एपिसोडिक देखता है, एक एपिसोडिक स्पेक्टेकल तरीके देखता है, और ये कंटिन्यूटी था इनका। जो सबसे अच्छा लगा कि हर दिन का, हर वक्त का एक कुछ ना कुछ इनका चल रहा था। टेलीविजन बाद में आया, मैं टेलीविजन के बारे में बताऊंगा। ऑडियंस लैंग्वेज अधिकतर हिंदी में था या इंग्लिश में था, और कुछ लोकल लैंग्वेज में था। मैंने मनोरमा टीवी से भी, मैंने तो अंग्रेजी में बोला, उन लोगों ने मलयालम लैंग्वेज में कम्युनिकेट किया। मनोरमा टीवी को मैंने बहुत एक्टिव देखा वहां पे रीजनल लैंग्वेजेस में, और वो लोग जो दिख रहा है सामने वही बात कर रहे थे। और एविडेंस प्लस इंटरप्रिटेशन, जबकि अधिकतर चैनल में बाद में बताऊंगा, फिर भी इंटरप्रिटेशन बेस्ड जर्नलिज्म था। इनका एविडेंस पहले दिखाओ फिर बारे में बताओ। सो एविडेंस में हर तरह का, मूड का एविडेंस, खाने का एविडेंस, लोग किस तरह से रह रहे हैं एविडेंस, जो हंगर स्ट्राइक में है, चाहे सोनम जी हो या आयशा वाले बच्चे, आयशा के जो यंग स्टूडेंट्स थे, वो सबका ये एविडेंस भी दिखा रहे थे, और साथ साथ थोड़ा अपना इंटरप्रिटेशन, अपना कुछ क्रोनोलॉजी समझाना, कुछ इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट, पॉलिटिकल मीनिंग समझाना, ये भी बता रहे थे। और एजेंडा चैलेंज था एक तरह से, मैंने वो बार बार जो भी एजेंडा बड़े मीडिया में आ रही थी उसको वहां लोकली दिखाते हुए, एविडेंस दिखाते हुए चैलेंज था। सो ये 4 पॉइंट, कंटिन्यूटी, ऑडियंस की भाषा कहना, एविडेंस प्लस इंटरप्रिटेशन और एजेंडा चैलेंज, ये हमने ग्रास रूट में देखा। इंस्टाग्राम क्यों बन गया? जैसा हमारा वो होता है ना, वो पेड़ के नीचे बैठ के गांव में अड्डा होता है, एक चौपाल टाइप होता है, ये इंस्टाग्राम अब यहाँ ऑनलाइन चौपाल बन गया था एक तरह से, पॉलिटिकल पब्लिक स्क्वायर बोल सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। भारत में अभी 481 मिलियन जैसा, थोड़ा अब ज्यादा हुआ होगा, इस आंदोलन के पहले 481 मिलियन इंस्टाग्राम के वो थे, कनेक्शंस थे, शायद 500 भी हो गए होंगे, समय हो जाए तो आप बताना। सो इंस्टाग्राम जिस तरह से कैचअप किया है, और रॉयटर्स ने उसको बताया, कुछ कारण है। एक तो विजुअल इमीडिएसी, किसी को चोट लगा, क्राउड बढ़ गया है, बैरिकेड में हल्ला गुल्ला हो रहा है, पर्सनल टेस्टिमनी, विजुअल इमीडिएसी ये इंस्टाग्राम में और लाइव इंस्टाग्राम में जबरदस्त आ रहा है। एल्गोरिथमिक डिस्कवरी, मतलब आदमी अगर 1-2 बार देखने लगे रील, उसके इंस्टाग्राम में बस यही रील बार बार आता रहेगा। एल्गोरिथमिक डिस्कवरी, और फेसबुक का स्टोरी और इंस्टाग्राम का स्टोरी एक साथ हो जाने के कारण, और दोनों प्लेटफॉर्म में ये स्टोरीज आ रहे थे। और इमोशनल कंप्रेशन, बहुत इमोशनल चीज, मतलब एक फैमिली का पूरी सेविंग्स चला गया एक बच्चे के पीछे, और वो बच्चा ने बाद में एग्जाम कैंसिल हो गया। जो कुछ बच्चे जो सुसाइड के हैं, वो भी अपने पेरेंट्स उनके फोटोग्राफ्स लेकर आए थे। रिया बोल के एक लड़की था, चेतन बोल के एक लड़का था। ये सारी स्टोरी, जो इमोशनल स्टोरी, ये स्टूडियो में बैठ के, या उज्ज्वल जी, मैं, ये श्याम जी ने एक बहुत अच्छा वाक्य यूज किया, पहले मीडिया खबर ले जाता था जनता के पास, अब जनता खबर ला रही है मीडिया के पास। और ये हुआ है बहुत अच्छा केस स्टडी इस वक्त। मैं पिछले जो बात किया हमने, उसमें मैं सोशल मीडिया पे जोर दिया था, वहां के माहौल पे। अभी मैं टीवी पे बात करता हूँ। टीवी का कवरेज तीन फेजेस में गया है। स्टेज 1 था इग्नोर, जब वो 4-5 शहर में घूम रहे थे अभिजीत दिप के, और आकर जंतर मंतर में 20 तारीख से शुरू किया अपना, 20 जून से, तब शुरुआत में इग्नोर था, ब्लैकआउट था। और वो ब्लैकआउट में, लेकिन सोशल मीडिया में तो आ रही थी। चूंकि ब्लैकआउट था, कंप्लीटली जनता का फोकस इंस्टाग्राम पे आ गया। कुछ अन्य फेसबुक अन्य में भी थे, लेकिन इंस्टाग्राम पे मेनली। अगर चैनल कुछ हद तक कवरेज करता शुरू से तो अलग बात होती। न्यूज लॉन्ड्री को देखें, अलग अलग चैनल्स को देखें, लेकिन मेन स्ट्रीम चैनल नहीं था। उसके बाद जब यह आंदोलन में सोनम जी का एंट्री हो गया, और शुरू में काफी हद तक, शुरू में सोनम जी को भी बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं मिला। जब 12-13 दिन हो गए हंगर स्ट्राइक के, उनका शरीर धीरे धीरे गिरने लगा, तब एक सेकेंड फेज शुरू हुआ टीवी का। अब वो इग्नोर नहीं कर पा रहे, तब वो डीलेजिटिमाइज करने लगे। जब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आ गए, अर्बन नक्शा, एक साथ में 5-6 कॉन्स्पिरेसी, चाइनीज एजेंट सोनम वांगचुक, डीप स्टेट यूएस का दिपके, कम्युनिस्ट लोग इसके पीछे, अर्बन नक्सल पीछे आयशा, जुनैद खाना खिला रहे तो मुसलमान
पाकिस्तानी या कोई बांग्लादेशी इसके पीछे। और उसके बाद और जो एक आया जमात, बांग्लादेश का जमात बॉडी का एक चिट्ठी निकाला गया जिसमें इस आंदोलन को समर्थन देकर कुछ बोला गया है। तो ये जो 4-5 चीज बात की कि आई बातों में हम एग्जैक्टली बता सकते हैं किस तरह से 20 जुलाई के पहले का कवरेज किस तरह से हुआ। न्यूज 18, रिपब्लिक, डीडी न्यूज, एबीपी न्यूज, हर जगह में। इन रिपब्लिक ने नेपाल की बात की और नेपाल जैसा साजिश की बात की, डीप स्टेट की बात करते हुए। इंडिया टीवी ने आर्टिकल 370 उमर खालिद और फ्री कश्मीर को जोड़ा। न्यूज 18 ने पाकिस्तान एंगल लाया। डीडी न्यूज ने सिक्योरिटी थ्रेट्स कनेक्टेड विद ड्रोन फुटेज बात की। अर्नब गोस्वामी रिपीटेडली गुंडास मस्करेटिंग स्टूडेंट्स ये बात की। ये सब करते हुए जो एक तो इग्नोर कर रहे थे और अब नेगेटिव ये करते हुए मामला मेन स्ट्रीम मीडिया के खिलाफ और ज्यादा चला गया। तो इसमें बेसिकली एक एंटी इंडिया टूल किट भी निकाला एग्जाम लीक्स के बाद। सो बूम, न्यूज चेकर और ऑल्ट जो 3 फैक्ट चेकिंग बॉडी है, इन लोगों ने पॉइंट बाय पॉइंट प्रूफ किया वो चिट्ठी फेक था जमात का, और वो जो कुछ स्लोगन्स थे वो स्लोगन्स में भी सारी ये लोगों गलतियां निकाला। और निकालने के कारण, और चूंकि एक साथ में 4 पाकिस्तान, चाइना, नक्सल और यूएस, 4 अलग अलग, और बांग्लादेश, 5 अलग नैरेटिव चले, कोई नैरेटिव टिका नहीं। मुझे कभी कभी लगता है इन लोगों को आपस में बात करके एक नैरेटिव चलाना चाहिए तो लोगों में थोड़ा प्रभाव होगा। जब आप 5 कॉन्फ्लिक्टिंग नैरेटिव, नेगेटिव नैरेटिव चलाते हैं, सबको मालूम पड़ जाता है कि आप नेगेटिविटी कर रहे हैं। आखिरी हुआ 20 जुलाई के मार के बाद, पुलिस की मार के बाद। इसमें स्टेज 3 है, इसमें एकोमोडेट द रियलिटी, टर्न अराउंड हुआ, आए चैनल, और वो जो चैनल आए तब उन लोगों को बहुत तकलीफ हुआ, मतलब जनता की तरफ से काफी। मैं नहीं कंप्लीटली विरोध करता हूं ना, उन लोगों को मारपीट तो नहीं हुआ जिस तरह से कहा जा रहा है, स्लोगनबाजी हुआ, उनको रिकॉर्ड करने नहीं दिया जा रहा था मेन स्ट्रीम मीडिया को। तो ये गलत है, हैरेस नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है कि बहुत सारे प्रोटेस्टर वापस आके जीटीवी के रिपोर्टर से माफी मांगी, उन्हें फल, मिठाई, फूल दिए, उन्हें मैसेज भेजा, ये बात अच्छी बात है, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। लेकिन इससे ये समझना है एडिटोरियल डिसीजन और रिपोर्टर में गैप है, हम सब मानते हैं, लेकिन रिपोर्टर पे ये जो अटैक हुआ, एक तरह से अटैक मैंने फिजिकल ना उनसे भी, जिस तरह से उनका बॉयकॉट हुआ, उससे समझ में आता है कि जनता में मेन स्ट्रीम मीडिया का तवज्जो बहुत हद तक गिर गया। अब जो दूसरा पॉइंट आपने बताया, सोशल मीडिया पावरफुल है लेकिन ऑटोमेटिकली ट्रूथफुल नहीं होता। सोशल मीडिया एक मोमेंट को दिखा सकता है। एविडेंशियल जर्नलिज्म में एक प्रॉब्लम है, बिग पिक्चर को नहीं समझते, एक मोमेंट में जो हो रहा है सामने वो दिखा सकते हैं। तो कभी कभी वो बहुत ही हार्ट टचिंग भी होता है। मैंने एक लेडी को देखा वहां पे जो पिछले 7 दिनों से, मेरे मिलने के पिछले 7 दिनों से रोज 300 जन के लिए घर से बना के सैंडविच सुबह ले आती है, और आके 300 जन का जब उसका कोटा खत्म हो जाता है तब वो वापस चली जाती है। उन्हें आंदोलन से कुछ बड़ी बात नहीं, बच्चों से प्यार है। मैं 2 लड़कों को देखा क्लास 11 के, जो अत्यंत साधारण परिवार के और एक साधारण सा सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। वो 7 दिन का पॉकेट मनी जमा करके एक क्रेट ऑफ पानी, एक बॉक्स ऑफ किटकैट और चायोस का एक बड़ा जिसमें चाय लेकर, मैं उनसे चाय भी पिया था, तो लेकर आए 7 दिन का पॉकेट मनी जमा करके। सो दीज वर जेन्युइन स्टोरीज एंड दीज आर वेरी हार्ट टचिंग। बहुत सारे ऐसे स्टोरीज है, लेकिन सोशल मीडिया का प्रॉब्लम ये है, एक मोमेंट में एक स्टोरी बता सकता है, टोटल इमेज को, पिक्चर को नहीं ला सकता, वो स्वाभाविक है। और इसके अलावा फेक न्यूज, जो आपने बताया फेक कंटेंट, में फेक न्यूज नहीं बोलता, फेक है तो न्यूज नहीं है, न्यूज है तो फेक नहीं है। तो फेक कंटेंट का एक बहुत बड़ा मतलब एक चांस रह जाता है, 2-4 फेक कंटेंट हुआ भी है। सो मैं इसमें भी बताना चाहूंगा, लीगेसी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हो, हम सबको एक साथ जोड़ते हैं। टेलीविजन का क्राइसिस जबरदस्त है, लेकिन न्यूज़पेपर ने कुछ हद तक अच्छा काम किया। जैसा मैं हिंदू और दी इंडियन एक्सप्रेस की बात करूंगा, हिंदू ने क्रैकडाउन और इंजुरीज को लेकर पुलिस का जो दूसरा उनका जो कहना है, दोनों को अच्छे से रिपोर्ट किया। इंडियन एक्सप्रेस ने लाठी, टीयर गैस के बारे में हेडलाइन बनाकर और इंजर्ड स्टूडेंट के पेरेंट्स का भी बात लाकर एक अच्छा, और मैं हिंदी, इंडियन एक्सप्रेस हिंदी, जो सौरभ शुक्ला जिसको प्रेजेंटेशन के, उनको दाद देना चाहता हूँ। बहुत ही जेन्युइन, ग्रास रूटेड, वेरीफाइड न्यूज और एकदम ऑथोरिटेटिव न्यूज किया है। तो ऐसा नहीं कि पूरा लीगेसी मीडिया गलत था।
हिंदुस्तान टाइम्स ने बैलेंस करने की कोशिश की, टाइम्स ऑफ इंडिया ट्रिब्यून एंटी स्टूडेंट मूवमेंट रिपोर्टिंग ज्यादातर किए, दैनिक जागरण ने रैम्पेज फ्रेमिंग किया, मतलब इसमें बच्चों का रैम्पेज या राइटिंग टाइप का है इस तरह का बोला, और सरकारी आउटलाइन को दैनिक भास्कर ने बहुत आगे बढ़ाया, लेकिन अमर उजाला काफी हद तक न्यूट्रल था और बिजनेस न्यूज़पेपर ने काफी हद तक इसको इग्नोर किया। तो उस जगह से मैं कहता हूं कि अखबारों ने एक मिश्र रिपोर्ट था, लेकिन फिर भी ठीक ठाक था। टेलीविजन का बहुत ही गड़बड़ था। अब कंक्लूजन में आगे क्या होगा, रीच, क्रेडिबिलिटी, अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस, ये चार अलग हो गए। हम लोग मीडिया में ये चार चीज की बात करते हैं, एक मीडिया का पावर उसकी रीच पे, उसके ऑथेंटिसिटी या क्रेडिबिलिटी पे, उसके अथॉरिटी जो उसकी बात का जोर है, और इन्फ्लुएंस, इसके चार के ऊपर रहता है। टेलीविजन नेटवर्क का रीच है, क्रेडिबिलिटी वीक है। यूट्यूबर का इन्फ्लुएंस है, लेकिन उसके पास अथॉरिटी नहीं है, ऑफिशियल फाइल्स, लीगल प्रोटेक्शन, ये सब नहीं है। प्रोटेस्टर के पास ऑथेंटिक एविडेंस है किसी घटना का, क्योंकि वो अपने सामने कैमरा से शूट कर रहा है, लेकिन वाइडर क्लेम, उस एक घटना से वाइडर क्लेम करना संभव नहीं है, जो एक मीडिया का एक भूमिका वो भी है। एक अखबार के पास अथॉरिटी है, लेकिन बहुत धीरे पब्लिश होती है, जब तक वो करते हैं तब तक माल गुजरता है। तो ये सारा प्रॉब्लम है। कंक्लूजन में मेरी तरफ से जो मैं बात करूंगा, भारतीय मीडिया के लिए मेरे हिसाब से 10 लेसन है। आपका डिस्ट्रीब्यूशन पावर ही आपका एडिटोरियल अथॉरिटी नहीं है, ये प्रूव हो गया। अखबार का डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल का डिस्ट्रीब्यूशन, सैटेलाइट का लाइसेंस, ये था एक पावर, वो काफी हद तक अभी गिरा है। इग्नोरिंग, एक इशू को इग्नोर करना, यानी वो इशू है ही नहीं, ये नहीं है। पहले ऐसा था, साइलेंस इंफॉर्मेशन वैक्यूम क्रिएट करता है, कोई उस वैक्यूम को कोई ना कोई फिल कर देता है। यहाँ पे इंस्टाग्राम ने अधिकतर किया। तो इग्नोरिंग एन इशू डज नॉट मेक इट डिसअपियर। स्मीयर्स, बदनाम करना, कैन मैग्निफाई अ मूवमेंट, चाहे फॉरेन फंडिंग, कम्युनल, इंटरनेशनल, जो भी बोले। महुदा साहब बोले हैं कि सब लोग मिलके एक ही आर्गुमेंट नहीं कर सकते, मैं जानता हूं, लेकिन जब आप चार कॉन्फ्लिक्टिंग बदनाम करेंगे तो सारे बदनाम मुंह के बल गिर पड़ेगा। तो स्मीयर्स कैन मैग्निफाई, बढ़ा सकता है बदनाम से। मतलब अच्छा, उसको पॉजिटिव साइड हो जाता है उसका मूवमेंट का। आई विटनेस वीडियो इज सिविक पावर, जन संघर्ष की शक्ति अब मीडिया में आई विटनेस के द्वारा ज्यादा आएगा, एनालिसिस के द्वारा कम। कैमरा फोन्स अब्यूज को डिटर करेगा ही, तो ये टेस्टिमनी को प्रिजर्व करके रखेगा। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म नीड्स इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन, ये बात श्याम जी ने भी बताया कि इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें एक इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन, वेरिफिकेशन कल्चर, ये सब है। कुछ लोग कर रहे हैं, अजीत अंजुम का पोजिशनिंग बेटर है कंपैरेटिवली, समझिए, ये सौरभ शुक्ला का बेटर है, लेकिन फिर भी अभी और भी इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन की जरूरत है। लीगेसी जर्नलिज्म स्टिल हैज इंडिस्पेंसेबल स्ट्रेंथ, अभी भी चैनल और अखबार का इंडिस्पेंसेबल कुछ स्ट्रेंथ है, क्योंकि ट्रेन रिपोर्टर होते हैं, उनका एक मतलब वेरिफिकेशन, एक अथॉरिटीज को लीगली चैलेंज करना, डॉक्यूमेंट एक्सेस करना, ये क्षमता है। सो लीगेसी जर्नलिज्म की क्षमताओं को ऑल्टरनेटिव जर्नलिज्म में लाने की अभी भी आवश्यकता है। फील्ड रिपोर्टर मस्ट नॉट बी पनिश्ड फॉर न्यूज रूम डिसीजंस, नीचे के रिपोर्टर को खिलाफ जाना उचित नहीं है, क्योंकि उनके एडिटर कुछ अलग तरीके से करते हैं। गवर्नमेंट्स कैन नॉट कम्युनिकेट ओनली थ्रू कंट्रोल इंटरमीडिएट, ये सबसे बड़ा है। आप मोदी जी को समझ में आ गया, सरकार को समझ में आ गया, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस, मन की बात और टेलीविजन भाषण से नहीं चलने वाला है। तो कंट्रोल इंटरमीडिएट से नहीं चलने वाला है, आपको डायरेक्ट टॉक अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म में आना पड़ेगा। न्यूज रूम्स नीड परमानेंट यूथ एंड एग्जामिनेशन बीट, अभी शिक्षा बीट परमानेंट नहीं है, बस कोई ना कोई कभी ना कभी कवर कर देते हैं। और फ्यूचर हाइब्रिड है, बाइनरी नहीं है। मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल वही है जब सिटीजन का इमीडिएसी, क्रिएटर का एक्सेसिबिलिटी, मतलब वहां पहुंचना क्रिएटर का, फैक्ट चेकर वेरिफिकेशन और प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन कैपेसिटी जो लीगेसी मीडिया का होता है, ये सब मिलना जरूरी है। सो फ्यूचर इज हाइब्रिड एंड फ्यूचर इज कन्वर्जेंट। केवल अखबार, केवल चैनल, केवल सोशल मीडिया, इससे नहीं होने वाला, तीनों को ही यूज करने की आवश्यकता है। ये मेरे अपने